Hello students, today we will study Class 9 English, 6th chapter of the book Behive, that is My Childhood. So, this is a chapter which tells us about the childhood of APJ Abdul Kalam. कि इस चैप्टर में हमें उनकी पूरी लाइफ के बारे में नहीं पता चलेगा, सिर्फ उनकी चाइल्डहुड के बारे में पता चलता है. एंड दिस इज़ अ एक्सट्रैक्ट, ये चैप्टर एक एक्सट्रैक्ट है, एक पार्ट है APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी का, जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर. So let's start with the chapter now. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. पहले अब्दुल कलाम बताते हैं कि he was born in a middle class family, a Tamil middle class family in the island town of Rameswaram. That means they used to live in Rameswaram in the erstwhile Madras state. My father Jainal Abidin had neither much formal education nor much wealth. वो ये बताते हैं कि जो उनके फादर थे वो ना ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ना ही उनके पास बहुत पैसे थे, पर फिर भी इन दो डिसएडवांटेजेस के होते हुए भी ही वॉज अ वेरी जनरस हार्टेड पर्सन, बहुत बड़े दिल के इंसान थे. एंड हिज मदर आशी अम्मा बहुत ही जनरस थी. हिज फादर एंड मदर वर वेरी जनरस हार्टेड पीपल. उनके जो फादर थे एंड जो मदर थी, दे यूज टू फीड पीपल, यानी कि देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हुम दे फेड एवरी डे. यानी कि उनके घर के जितने लोग खाना नहीं खाते थे कि जितने बाहर के खाते थे, यानी कि दे यूज टू फीड अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ आउटसाइडर्स. आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन. यानी कि रामेश्वरम में या फिर उनके घर में बहुत सारे बच्चे थे और मैं उनमें से एक था. कलाम सेज, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. अब वो अपने बारे में बताते हैं कि मेरी हाइट बहुत छोटी थी, शॉर्ट सा बॉय था और आम सा था मैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को अलग से देखा जाए. आई वॉज वेरी कॉमन बॉय विद कॉमन लुक्स, जो कि ऐसे लोगों को हुआ था. यानी कि Kalam ke father and mother were tall, they were very handsome, they were very good looking, but Kalam was short with undistinguished looks, with common looks. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. कलाम अपने एंसेस्ट्रल मतलब कि पुराने, यानी कि जो उनके दादा परदादाओं के ज़माने से चलता हुआ घर है, उसी में रहते थे. We and that house was fairly large. It was a पक्का house, यानी कि it was made of bricks and cement, और काफ़ी बड़ा था. Made of limestone and brick, यानी कि एक अच्छा पक्का हाउस था. Made up of cement, brick, limestone. On the Mosque Street in रामेश्वरम, रामेश्वरम की मॉस्क स्ट्रीट में वो हाउस था उनका. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. अब जो उनके फादर थे जैनुल आबदीन, उनको लगता था कि क्या ज़रूरत है लग्जरीज की लाइफ में. सो ही यूज टू अवॉइड ऑल द luxuries and comforts from the lives of them. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine और clothes. पर उन्होंने कभी भी किसी की ज़रूरत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था. जिसको जो ज़रूरत होती थी, दे यूज टू गेट दैट, be it food, medicine or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. अब कलाम कहते हैं कि हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो चाइल्डहुड था, इट वॉज़ अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, both materially and emotionally. Materially मतलब in terms of getting the things which one want, and in terms of money it was secure. यानी कि उनका चाइल्डहुड मटीरियलिस्टिकली बहुत ज़्यादा सिक्योर था और इमोशनली भी. द पेरेंट्स यूज टू लव हिम एंड इट वॉज अ सिक्योर चाइल्डहुड दैट ही हैड. The Second World War broke out in 1939 when
आई वॉज 8 years old. अब क्या हुआ, अब्दुल कलाम जब 8 years के थे तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट. For reasons I've never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि मार्केट में टैमरिन सीड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई. टैमरिन सीड्स मतलब इमली के बीज की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई. आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट. तो अब्दुल कलाम क्या क्या करते थे, दैट ही यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स और फिर उसको वो एक प्रोविजन शॉप पे बेच देते थे जो कि मॉस्क स्ट्रीट पे थी. अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 अन्ना. अगर वो इनकी एक दिन की सीड की कलेक्शन उनको 1 अन्ना यानी कि तब की करेंसी जो है उनको मिल जाती थी 1 अन्ना. My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. अब जो उनके ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, वो उनको वॉर के बारे में बताते थे, अपडेट करते थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन, वर्ल्ड वॉर 2 वाज गोइंग ऑन. और फिर वही बातें जो उनके ब्रदर इन लॉ ने उनको बताई होती थी, ही यूज्ड टू लेटर रीड देम इन a newspaper which is Dinamani. Our area being isolated was completely unaffected by the war. अब जो उनका एरिया था रामेश्वरम was very unaffected by the war because it was a very isolated, very small area at that time. But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. पर कुछ टाइम बाद इंडिया को फोर्स किया गया था दैट इंडिया शुड ऑल्सो ज्वाइन द अलाइड फोर्सेस, इंडिया शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द वॉर, जिससे कि कुछ एमरजेंसीज लगानी पड़ी. फर्स्ट वर्स कि ट्रेन जो है वो रामेश्वरम स्टेशन पर रुकेगी नहीं. तो उसके वजह से क्या हुआ दैट जो न्यूज़पेपर्स आया करते थे वो उनको मूविंग ट्रेन से बाहर फेंकने पड़ते थे. द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन और रामेश्वरम रोड between Rameshwaram and Dhanuskodi. That forced my cousin Samasuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally. तो जिसकी वजह से अब न्यूज़पेपर फेंकने पड़ते थे, तो उसकी वजह से जो उनके ब्रदर थे यानी कि सामसुद्दीन, उनको जो है एक दूसरे इंसान की मदद लेनी पड़ी और वो थे अब्दुल कलाम खुद. उन्होंने अब्दुल कलाम की मदद ली ताकि अगर जो हम न्यूज़पेपर्स फेंक रहे थे वहाँ से वो उनको कलेक्ट कर सके. I filled the slot. Samsudin helped me earn my first wage. Half a century later, I can still feel the surge of pride earning my own money for the first time. अब वो काम करके यानी कि बंडल्स कलेक्ट करके अब्दुल कलाम को उनकी पहली वेज मिली थी यानी कि पहली सैलरी मिली थी. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. अब अब्दुल कलाम ये कहते हैं कि जो हर बच्चा एक अपने ही इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स में बॉर्न होता है, उसकी एक अलग ही सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होती है और वो उसी के हिसाब से बड़ा होता है. I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. अब अब्दुल कलाम ये कहते हैं कि मैंने अपने फादर से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन सीखा है और मदर से गुडनेस और डीप काइंडनेस सीखा है, और ऐसे ही मेरे भाइयों बहनों ने भी मेरे मम्मी पापा से यही सीखा है. I had 3 close friends in my childhood, Ramananda Shastri, Arvindan and Shiv Prakasan. जब वो छोटे थे तो उनके 3 दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाश. All these boys were from orthodox Hindu Brahmin families. रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन तीनों ही ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली के थे. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. अब जब वो छोटे थे तब उनको ऐसा नहीं लगता था कि अब्दुल कलाम इज़ अ मुस्लिम एंड वी 3 आर हिंदू सो वी शुड नॉट टॉक टू दैट मुस्लिम. ऐसा कुछ नहीं था. इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज अ सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल.
Later he took over the priesthood of the Rameshwaram temple. यानी कि रामानाथ शास्त्री was son of पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जो कि रामेश्वरम टेम्पल के एक प्रीस्ट थे. और लेटर रामानंद शास्त्री ऑल्सो टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, यानी कि बाद में वो प्रीस्ट बन गया. And Aravindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. अब रामानंद शास्त्री took over the priesthood and Aravindan ने क्या किया, that he started arranging transport for visiting pilgrims, and Shiv Prakashan became a catering contractor for Southern Railways. During the annual Sri Sita Ram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord Ram to the temple, to the marriage site situated in the middle of the pond called Ram Tirth, which was near our house. अब जब श्री सीताराम कल्याणम होता था हर साल, तब अब्दुल कलाम की फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स ताकि लॉर्ड राम के आइडल्स जो हैं वो टेम्पल से मैरिज साइट पर ले जा सके. और मैरिज साइट थी इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड, और उस मैरिज साइट को कहते थे राम तीर्थ के, जो कि उनके घर के पास ही थी. Events from the Ramayana and from the life of Prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children of in our family. अब रात के टाइम जैसे दादियाँ नानियाँ कहानी सुनाती है ना, वैसे ही अब्दुल कलाम की दादी और उनकी मदर उनको रामायण की कहानी और प्रॉफिट की कहानी सुनाया करती थी. वन डे आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल. अब जब वो रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में 5th स्टैंडर्ड में थे, तब अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास. उनके क्लास में एक नया टीचर आया. ओके, आई यूज टू वेयर अ कैप which marked me as a Muslim. We all know that Muslim people wear a white color cap which marks them as Muslim, and Abdul Kalam also used to do the same. And I always sat in the front row next to Ramananda Shastri. और वो हमेशा रामानंद शास्त्री के साथ बैठते थे in the front row, who wore sacred thread. That means Ramananda Shastri used to wear a dhaga in his hand. You know, most Hindus wear a dhaga in their hand and Muslim wear a cap. The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. अब जो नया टीचर उनकी क्लास में आया था, उनको ये अच्छा नहीं लगा कि एक हिंदू प्रीस्ट का बच्चा एक मुस्लिम लड़की के साथ बैठा हुआ है. In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. तो उन नए टीचर ने अब्दुल कलाम को बोला कि आप जाओ और जाके लास्ट बेंच पे जाके बैठ जाओ. I felt very sad and so did Ramananda Shastri. अब अब्दुल कलाम और रामानंद शास्त्री दोनों को ये बात बहुत बुरी लगी. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. तो जब अब्दुल कलाम लास्ट सीट पे गए तो रामानंद शास्त्री को बहुत बुरा लगा and he started weeping. That means he started crying a bit. That really affected Abdul Kalam. Okay. After school we went home and told our respective parents about the incident. अब स्कूल जब ख़त्म हुआ तब रामानंद शास्त्री और अब्दुल कलाम अपने अपने घर गए एंड उन्होंने अपने अपने पेरेंट्स को बताया जो कुछ भी हुआ स्कूल में. Lakshman Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the mind of innocent children. तो लक्ष्मण शास्त्री जो कि रामानंद शास्त्री के फादर थे, उन्होंने उस टीचर से बात की और उनको बोला कि आप ये सोशल इनइक्वालिटी और कम्युनल इंटॉलरेंस का जहर इन छोटे इनोसेंट बच्चों के दिमाग पे मत डालें. ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड. और लक्ष्मण शास्त्री ने उनको बोला टीचर को कि या तो आप माफ़ी मांगे या फिर आप ये स्कूल और ये आइलैंड, यानी कि या तो आप ये स्कूल और ये रामेश्वरम छोड़ के चले जाएं.
Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. अब इसके बाद उस टीचर ने माफ़ी मांग ली, उनको पछतावा हुआ, he regret and he apologized for whatever he did. एंड लक्ष्मण शास्त्री ने जो किया उसकी वजह से टीचर का बिहेवियर एकदम बदल गया। रामेश्वरम एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के बीच में या फिर दो कास्ट के बीच में बहुत ज़्यादा रिजिडली फ़र्क किया जाता था। पर जो अब्दुल कलाम के साइंस टीचर थे जिनका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो एक ब्राह्मण थे। ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण जिनकी एक वाइफ बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थी, यानी कि वो भी ऐसे ही फ़र्क करती थी। पर हिज साइंस टीचर वॉज अ रेबेल, यानी कि वो बहुत कोशिश करते थे ताकि ये जो फ़र्क है हिंदू मुस्लिम के बीच में वो ख़त्म हो सके। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. तो वो कलाम से बहुत बातें किया करते थे और उनको कहा करते थे कि कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम डेवलप करो ताकि तुम हाई एजुकेटेड सोसाइटी का एक हिस्सा बन जाओ। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। तो एक दिन शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने यानी कि अब्दुल कलाम के साइंस टीचर ने अब्दुल कलाम को उनके घर बुलाया फॉर अ मील, खाने के लिए। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. We all know that Sibra Subramaniam's wife was a very conservative kind of a person. तो उनको बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग लगा कि उनके एक पवित्र से किचन में कोई मुस्लिम बॉय कैसे आ सकता है। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। तो उनकी वाइफ ने अब्दुल कलाम को खाना देने से मना कर दिया उनके किचन में। Siva Subramaniam Iyer was not retributed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. यानी कि शिव सुब्रमण्यम अपनी वाइफ के बिहेवियर पे व्हाट शी डिड उस पर गुस्सा नहीं हुए, एंड व्हाट ही डिड वाज उन्होंने खुद अब्दुल कलाम को खाना परोस दिया और उनके साथ ही बैठ के खाना खाया। His wife watched us from behind the kitchen door. उनकी वाइफ उनको पीछे से देख रही थी। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. When I was leaving his house, Siva Subramania Iyer invited me to join him for dinner again the next evening. यानी कि जब उनका खाना वाना सब हो गया था और जब कलाम जा रहे थे तब उनकी साइंस टीचर यानी शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने उन्हें वापस खाने में बुलाया कि तुम अगले हफ्ते वापस यहाँ पे खाना खाने आओ। Observing my hesitation, he told me not to get upset. अब of course कलाम के साथ जैसा बिहेव हुआ था तो he hesitated a bit. उनको लगा कि मैं ना आऊँ यहाँ पे वापस, बिकॉज उनकी वाइफ को अच्छा नहीं लगता। तो इस बात पे उनके टीचर ने उनको बोला कि आप अपसेट मत हो, सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। यानी कि जो उनके टीचर थे वो चाहते थे अब्दुल कलाम को कि वो ये कास्ट में डिफरेंसेस का सिस्टम ही ख़त्म करे यहाँ से। तो इसलिए उन्होंने उसको बोला कि अगर तुम ये सिस्टम ख़त्म करना चाहते हो तो ये प्रॉब्लम्स को तुम्हें फेस करना ही पड़ेगा। When I visited his house the next week, Siva Subramaniam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. तो we actually में चेंज हो गया कि जब वो नेक्स्ट वीक उनके बुलाने पर उनके घर वापस गए खाना खाने तो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ ने उनको खुद किचन में लेके गई एंड सर्व्ड हर द फूड विद हर ओन हैंड्स। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया और अभी इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए बातें चल रही थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी। तो गांधी जी ने बोला कि
इंडिया अपना इंडिया खुद बनाएगा. The whole country was filled with an unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. Of course, Kalam जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, he had to go to different places for his higher educations. तो उन्होंने अपने फादर से परमिशन मांगी कि वो रामेश्वरम छोड़ के रामेश्वरम के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में पढ़ने जा सकते हैं क्या. So when he asked his father for permission to go to रामेश्वरम हेडक्वार्टर्स, तो उनके फादर ने उनको बहुत विलिंगली हाँ कह दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका जो सन है वो बड़े पढ़े और ग्रो करे. He even convinced Kalam's mother by telling her that parents should not trust their ideas upon their children as they have their own way of thinking. तो कलाम की मदर को भी उनके फादर ने मना लिया कि येस वी शुड लेट आवर सन गो, क्योंकि इट्स हिज लाइफ एंड ही वांट टू बिल्ड इट एंड वी आर नॉट anyone to thrust our ideas upon him, ताकि वो हमारी मर्जी से जो भी करे. He has his own way of thinking, so we should let him grow and study whatever he want to. Now let's understand the title of the story. So we can see that the title is My Childhood, and yes, we can say that yes, the title is appropriate as this tells us about the childhood of Dr. APJ Abdul Kalam, and that's it. And lastly, let's understand the message of the story. So, My Childhood gives the message that tolerance, acceptance, broad mindedness, and brotherhood are essential for an all round growth. तो हमें इस स्टोरी यानी कि माई चाइल्डहुड से ये मैसेज मिलता है कि टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, ब्रॉड माइंडेडनेस एंड ब्रदरहुड एक इंसान की ऑल राउंडर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. टॉलरेंस मतलब किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करके आगे बढ़ना. एक्सेप्टेंस मतलब अगर कोई चीज़ है और वो सच है तो उसको एक्सेप्ट करना. ब्रॉड माइंडेडनेस का मतलब छोटी सोच ना होना. एंड ब्रदरहुड मतलब अपनापन, इंसानियत होना. ओके, तो ये सब चीज़ें एक इंसान की ओवरऑल ग्रोथ में मदद करती हैं. इन ऑर्डर टू रिफॉर्म सोशल सिस्टम दैट आर इन्फेक्टेड बाय प्रिजुडिस ऑफ कास्ट एंड स्टेटस, वन मस्ट be ready to confront obstacles without losing one's cool. और अगर कोई किसी सोशल सिस्टम को बदलना चाहता है, जैसे कि इस स्टोरी में कास्ट और स्टेटस के सिस्टम को बदलना चाहा जब अब्दुल कलाम ने, तो काफ़ी सारे ऑब्स्टैकल्स उनके सामने आए, काफ़ी सारी परेशानियाँ आई. उन्होंने बिल्कुल भी ही डिडंट लूज़ हिज कूल, तो इसी वजह से वो चीज़ बदल पाए. तो अगर कोई सोशल सिस्टम्स जो कि इन्फेक्टेड बाय प्रिजुडिसेस हैं उनको अगर बदलना चाहता है तो वन मस्ट बी रेडी टू कन्फ्रंट ऑब्स्टैकल्स विदाउट लूजिंग वंस कूल. म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ईज ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प रिजॉल्व ऑल द हिंट्रस्ट्स. यानी कि अगर आपको एक दूसरे पे ट्रस्ट है, जिन पे होना चाहिए, एंड अगर आप खुल की बात कर पा रहे हो अपने आसपास वाले लोगों से, देन इट कैन रिजॉल्व ऑल द हिंड्रेंसेस, ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग्स दैट यू हैव. सो दीज आर द 3 messages that we get from this story. So guys, that brings us to the end of this video and end of this chapter 2. I hope you all understood very well. If you have any queries, suggestions or questions to ask, you can ask them in the comment box below, or you can DM us with the link given in the description box of our Instagram ID.